Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss flow controls of our program and some other topic like functions and modules of Python. Let's start with today's topic. Flow of control क्या होता है? फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं कि किस वे में हम अपने जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। अगर और दूसरी मेन चीज हम यूज करते हैं सिक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल और कंडीशनल और आइटरेटिव फ्लो कंट्रोल। टू टाइप का फ्लो कंट्रोल होता है, वन इज सिक्वेंशियल एंड देन आवर कंडीशनल एंड आइटरेटिव फ्लो कंट्रोल। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। कंडीशनल में ये स्टेटमेंट्स आती हैं if else and if else and फ्लो चार्ट्स। ये सारे के सारे हमारे कंडीशनल में आते हैं। आइटरेटिव की बात करें तो लूप आते हैं, रेंज फंक्शंस आता है जिसके हेल्प से हम आइटरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, व्हाइल लूप आता है और फ्लो चार्ट्स भी हमारे आइटरेटिव में आते हैं, ब्रेक, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट एंड नेस्टेड लूप। These all are the part of our iterative statements. First, if we talk about the functions, जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो फंक्शंस में क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। फंक्शन एक रीयूजेबल कोड है और फंक्शन क्या करते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। फंक्शंस होते हैं वो किसी मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड होते हैं। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, यानी मॉड्यूल एक बड़ा पार्ट है, फंक्शन एक छोटा पार्ट है। और कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। तो बात करी जाए तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन डिफाइन होते हैं वो, एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो यूजर क्रिएट करता है उन फंक्शंस को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोल देते हैं। जो क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स क्या होते हैं जो हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं, दैट आर द वेरिएबल्स दैट वी पास इनसाइड द functions. During the function call, we pass the arguments and that argument is received as a parameter in the function. Okay. Then default parameters वो parameters होते हैं जब अगर हम किसी parameter के value pass नहीं करते हैं, that time default value को वो accept करते हैं। Then positional parameters में जो value pass करते हैं वो according to the position we pass in the function call, then they receive in their function definition में जो function होता है वो parameter की value as a positional argument receive कर लेता है। फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू को, फंक्शन कॉल को, जो फंक्शन कॉल होती है उसको अपनी वैल्यू रिटर्न करके देता है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे है वो देखते हैं। फंक्शन का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, पहले फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये फंक्शन हेडर की बात करते हैं। फंक्शन हेडर के बाद जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं इनसाइड द फंक्शन उनको स्किप करके फिर हम टॉप लेवल स्टेटमेंट पे जाते हैं। इस टाइप से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल और लोकल हो सकता है। ग्लोबल का मतलब होता है वो पूरे प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर सकते हैं। लोकल का मतलब होता है इनसाइड द फंक्शंस ओनली यू कैन एक्सेस द वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स की बात करें तो मॉड्यूल्स होता है वो इंपोर्ट यूज करता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करता है। जैसे इंपोर्टिंग द मैथ मॉड्यूल, अगर मैथ मॉड्यूल अगर हम इंपोर्ट करें इसका मतलब होता है उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको हम यूज करने के लिए मैथ मॉड्यूल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करके लेके आते हैं लाइब्रेरी से। तो उसके लिए कौन कौन से मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन है मैथ मॉड्यूल में, जैसे पाई हो गया जो कि एक प्री डिफाइंड है उसकी वैल्यू पाइथन की लाइब्रेरी में। स्केर हो गया, सील हो गया, फ्लोर हो गया, पावर हो गया, एफ एब्सोल्यूट हो गया, एंड sin, साइन, कोस, टेंजेंट, these all are the math module functions. And random modules have having the function like rand int, rand range और random। थ्री functions ही होते हैं random module के। कौन कौन से? random, rand int, rand range। स्टैटिक मॉड्यूल की बात करें तो मीन, मीडियन और मोड होता है। स्टैटिक मॉड्यूल में क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड होता है। तो ये थे हमारे फंक्शन मॉड्यूल्स। एंड मॉड्यूल के बाद हम बात करते हैं कि जो ऑर्डर होता है ना किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन का, स्टेटमेंट का, उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। इस ऑर्डर में हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है प्रोग्राम में,
पहले स्टेटमेंट 1 2, उसके बाद कोई इस टाइप की जंप कंडीशन आ गई तो सीधा फिफ्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, देन सिक्स पे फंक्शन कॉल हो रही है, देन दैट फंक्शन कॉल इज अगेन गोइंग टू द स्टेटमेंट 1 एंड द फंक्शन हेडर. So this flow of execution is called the flow of execution of statement is called flow control in the program. Flow control can be implementing using the control structure. फ्लो कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. पाइथन दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है. एक तो सिलेक्शन के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करती है, एक रिपीटेशन के लिए. जब सिलेक्शन की बात करें ना, तो सिलेक्शन का मतलब होता है उसमें कुछ डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं कि हम कोई दो चीज है, उन दो ओपिनियन है, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. इज द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और सिलेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इफ और एल्स. या तो ये होगा या ये होगा. इफ और एल्स की हेल्प से हम कोई हमारे दो या दो से ज्यादा पॉसिबल ओपिनियन में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए, उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए वी यूज द सिलेक्शन स्टेटमेंट. लाइक फर्स्ट द सिंटैक्स देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट का. इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट. अगर कंडीशन है तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगी. तो ये बोला कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन इंडेंटेड जो स्टेटमेंट है, इंडेंटेड स्टेटमेंट का मतलब द स्टेटमेंट विद इन द इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द कंडीशन इज, if condition is true, then only the statement is executed. And the indentation implies that कि जो execution है वो किस पे डिपेंड है, ऑन द कंडीशन, कि ये वाला ब्लॉक तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी. देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन अपीयर ऑन ए ब्लॉक अंडर द इफ स्टेटमेंट. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने आप चाहो ले सकते हो इफ कंडीशन के बाद. अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे. A variant of statement is called if else statement allow us to write two alternative paths. अगर if else ले तो वो दो alternative paths of control condition ले सकते हैं. Determines which path get executed. दो में से वो किसी को भी execute करना हो हमें. ठीक है. तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन ट्रू है तो एक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा एग्जीक्यूट हो जाएगा. इस टाइप से हम वेरिएंट ले सकते हैं इफ स्टेटमेंट का, दैट इज इफ एल्स. लाइक इफ कंडीशन, अगर कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एस वाली, ये वाली फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी. फिर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इस मीन्स आवर कंडीशन इज फॉल्स, दैट टाइम वी एग्जीक्यूट द एल्स स्टेटमेंट. ठीक है. अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे दिस स्टेटमेंट. इफ आवर कंडीशन इज फॉल्स देन वी एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. एल्स क्लोज के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे. Many times there are the situation that require multiple condition to be checked and it may leads to the multiple alternate. मतलब एक कई बार होता है कि हमें बहुत सारी सिचुएशंस को चेक करना होता है और उसके अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं. ऐसे कुछ केसेस की बात कर ली जाए कि लेकिन हमें उन मल्टीपल में से भी एक को चूज करके लाता है. इफ एल्स, ये सारी की सारी ना किसी एक डिसीजन को बनाने के लिए यूज हो रही है, ये सारी की सारी कंडीशन स्टेटमेंट्स है. लाइक अगर बात करी जाए ये, इसके लिए हम जब मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होता है वी यूज द इफ एलिफ स्टेटमेंट्स एंड एल्स. इफ एलिफ एल्स का यूज करते हैं. इफ कंडीशन, अगर कंडीशन वन ट्रू है, इसको कंडीशन वन मानते हैं. अगर कंडीशन वन ट्रू है देन वी एग्जीक्यूट दिस. ओके. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन वी चेक द नेक्स्ट कंडीशन. इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स then we check the next condition. If this next condition is true then we execute this one, and if this condition is also false then we go to the next statement and check is this condition true. If this condition is false, this condition is true, then we execute this. But if this condition is false, we go to the else clause. कि ये सभी की सभी अगर false हो जाती हैं तो we go to the else and execute the else clause statement. कहने का मतलब यही है कि चाहे कितना भी हमें if elif लगा रखो, उसमें से जो कंडीशन ट्रू होगी only that condition is execute. नंबर ऑफ एलिफ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशन टू बी चेक. जितने एलिफ लगा रहे हैं मतलब उतनी कंडीशन चेक करें, कंडीशन 1 2 3 एंड ऑल. इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी को चेक करते हैं, दूसरी या नेक्स्ट वाली फॉल्स होती है तो उससे नेक्स्ट वाली को चेक करते हैं. इफ वन ऑफ कंडीशन इज ट्रू
then the corresponding indented block is executed. जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके correspond जो इंडेंट वाला ब्लॉक है, इंडेंट ब्लॉक, दिस इज द इंडेंट ब्लॉक जो स्टेटमेंट उस कंडीशन के नीचे होता है, दैट ब्लॉक इज ओनली एग्जीक्यूटेड एंड इफ स्टेटमेंट वहां पे टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन एलिफ में ट्रू नहीं हुई, एट द एंड हमारी जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर देगा एल्स वाली, दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। नेक्स्ट है इंडेंटेशन। क्या होती है इंडेंटेशन? पाइथन इंडेंटेशन यूज करता है ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए, एज वेल एज जो नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन वी कैन रिप्रेजेंट। लीडिंग वाइट स्पेसेस होते हैं या टैब्स होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं इंडेंटेशन की डेफिनेशन दी जाए तो लीडिंग वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। In Python, same level of indentation associated with different single block of code. मतलब सेम, अगर हमने सेम लेवल इंडेंटेशन देखना है स्टेटमेंट का इनटू ए सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड, अगर जैसे इफ वाली स्टेटमेंट थी, उसके नीचे जितनी इफ कंडीशन के बाद जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे ना, जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे उनका इंडेंटेशन सेम लेवल पे होगा। कहने का मतलब ये है इस लाइन का, जो इंटरप्रेटर है वो चेक करता है इंडेंटेशन को, उसके अकॉर्डिंग ही अगर वो स्ट्रिक्टली हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इंडेंटेशन बाउंड काम करता है। अगर वहां पे इंडेंटेशन सही नहीं है तो वो इंडेंटेशन का एरर जनरेट करके दे देता है और बोलता है कि एरर इफ इंडेंटेशन इज नॉट करेक्ट। फिर कॉमन प्रैक्टिस है सिंगल टैब फॉर ईच लेवल ऑफ, मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस हमें रखनी चाहिए कि हर लेवल पे जब भी कोई कंडीशन देते हैं उसके बाद एक सिंगल टैब दे दे जिससे वो एज ए इंडेंटेशन काम करेगा। रिपीटेशन की बात करें तो रिपीटेशन को हम आइटरेशन भी बोल देते हैं, एंड रिपीटेशन इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम इट्स मेड पॉसिबल यूजिंग लूपिंग स्ट्रक्चर। मतलब हम जब नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है तो ये कैसे पॉसिबल है? कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूपिंग का यूज करके। लूपिंग कंस्ट्रक्ट करता है वो फैसिलिटी एग्जीक्यूट करने की कि जहाँ पे हम सेट ऑफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक कंडीशन चाहिए होगी। बेस ऑन ए कंडीशन हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रिपीटेटिवली क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट होगी एक लूप में होगी और एग्जीक्यूट होगी बार बार जब तक पर्टिकुलर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। ये स्टेटमेंट एक लूप में होगी और जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। कंडीशन को चेक किया जाता है ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल का, लूप कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर हम इस कंडीशन को चेक करते रहते हैं और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। दो लूप हम पाइथन में यूज करते हैं। द फर्स्ट लूप इज अवर फॉर लूप एंड सेकंड लूप इज व्हाइल लूप। फॉर लूप कब यूज करते हैं पाइथन में? जो फॉर लूप होता है आइटरेट करना है जब हम एक रेंज ऑफ वैल्यूज पे और सीक्वेंस पे, और जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है तो ईच आइटम इन द रेंज में, जितनी रेंज हमारी फॉर लूप की होगी उसी में एग्जीक्यूट होगा। वैल्यूज जो होती है ना फॉर लूप की, वो न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग लिस्ट और टपल भी हो सकते हैं। आइटरेबल में स्ट्रिंग लिस्ट टपल या न, हमारी जो आइटरेबल वैल्यूज होनी चाहिए, आइदर न्यूमेरिक डेटा टाइप स्ट्रिंग लिस्ट और टपल। एवरी आइटरेशन ऑफ द लूप जो कंट्रोल वेरिएबल है वो चेक करता रहता है कि वैल्यू रेंज में है, हैव बीन ट्रैवर्स्ड और नॉट। व्हेन ऑल द आइटम इज रेंज जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होता है और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है immediately following the loop, and then control is transferred immediately following the loop for, मतलब ये बोलता है कि एडवांस में हमें क्या होना चाहिए फॉर लूप के लिए, एडवांस में कितने नंबर ऑफ टाइम लूप चलेगा उसकी रेंज पता होना चाहिए। रेंज क्या पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, दैट टाइम वी यूज द फॉर लूप। इसका ये डायग्राम देख लेते हैं कि जैसे स्टार्ट करते हैं, दिस इज द स्टार्ट स्टेटमेंट। इसमें हम जो भी हमारा इनपुट देना होता है, इनिशियलाइज करना होता है वो लिखते हैं स्क्वायर में, एंड देन हम कंडीशन देते हैं इफ एक्सप्रेशन अगर ये है, ये ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप आइटरेट करेगी, अगर ये फॉल्स है तो लूप से एग्जिट कर जाओ और स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप एंड देन स्टॉप कर जाओ, इस टाइप से एग्जीक्यूट होगा।
लूप की अगर सिंटेक्स की बात की जाए तो कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं लूप में, और एक सीक्वेंस ऑफ रेंज होती है। एक वेरिएबल होता है जो फ्लो ऑफ लूप को कंट्रोल करता है, और वो लूप कहाँ तक रन करेगा, दैट इज अवर सीक्वेंस और आइटम रेंज होती है। इनसाइड द इनसाइड द हम बोले कि जो स्टेटमेंट होती है ना इनसाइड द लूप, उनकी इंडेंटेशन हमारी सेम होती है। जैसे प्रिंट द करेक्टर इन द वर्ड, पाइथन में हमें सारे करेक्टर को प्रिंट कराना है, तो इसके लिए एक वेरिएबल लिया हमने लेटर नाम का। फॉर लेटर इन पाइथन, जब तक जो लेटर है दैट विल ट्रेवर्स ऑन द बेस ऑफ द इंडेक्स, इट यूज द इंडेक्स, आइटरेट करेगा, पहले देखेगा पी एलिमेंट पाइथन में है, यस, देन इट विल प्रिंट इन द लेटर, इस टाइप से प्रिंट करेगा। रेंज फंक्शन क्या बताता है कि बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। सिंटेक्स क्या है रेंज का, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। रेंज फंक्शन तीन चीजें लेता है, तीन पैरामीटर लेता है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। अगर हम कोई भी लिस्ट कंटेन कर रही है हमारी सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, उसमें एक स्टार्ट वैल्यू है अप टू स्टॉप वैल्यू, तो हम उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, रेंज फंक्शन में हम स्टॉप वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं विद द डिफरेंस ऑफ द गिवन स्टेप वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अगर मान लीजिए स्टार्ट की वैल्यू हमारी 1 है एंड स्टॉप की वैल्यू 6 है, तो जो स्टॉप की वैल्यू 6 जो हमारी है उसको हम एक लेस करके 5 कर देते हैं, लास्ट जो वैल्यू होती है उसको एक्सक्लूड करते हैं। स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अदरवाइज वी कैन गिव अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस। जो स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर्स होते हैं, दो स्टार्ट और जो स्टेप, जो पहला है वो, जो स्टार्ट है और जो स्टेप है, दे बोथ आर, ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये जो पैरामीटर्स होते हैं दे आर ऑप्शनल। पर जो स्टॉप होता है ना वो मस्ट है। मतलब स्टार्ट वैल्यू अगर नहीं स्पेसिफाई करी गई है तो वो 0 से उठा लेगा, और अगर लास्ट वाली हमारी स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है तो हम हर केस में बाय डिफॉल्ट स्टेप का जो साइज होता है वो एक एक करके इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ऑल पैरामीटर है रेंज के, वो इंटीजर होने चाहिए। रेंज में इंटीजर के अलावा कुछ भी डाला तो रेंज एरर दे देगा। स्टेप जो पैरामीटर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। जैसे लिस्ट ऑफ रेंज 10 बनानी है तो जीरो से स्टार्ट होंगे, लास्ट वाला जो रेंज में दिया हुआ है उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, हमेशा स्टॉप देते हैं। रेंज में जो 10 है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो ये 9 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये लिस्ट फंक्शन के अंदर रेंज डाली है तो इट विल प्रिंट ए लिस्ट ऑफ 0 to 9। नेक्स्ट है डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू, हमारी क्या होती है, 1 होती है। जैसे हमें इसमें स्टार्ट दे दिया 2 और स्टॉप दे दिया 10, तो इसमें जो डिफॉल्ट है स्टेप वैल्यू वो 1 होती है। एक एक का स्टेप लेगा, 2 से प्रिंट कराना स्टार्ट करेगा और 10 को एक्सक्लूड करेंगे, लिस्ट ही प्रिंट करेगा, लिस्ट फंक्शन में दे रहे हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 इज द स्टार्ट वैल्यू, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट फ्रॉम द 2। एंड द लिस्ट में रेंज 0 30 और 5 5 का हमारे को स्टेप दे दिया, तो 5 5 का डिफरेंस से लेके चलेगा, 0 से स्टार्ट करा एंड 30 को वी विल नॉट इंक्लूड द 30, वी एक्सक्लूड द 30, दैट इज द स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू को एक्सक्लूड करेंगे एक, और 29 तक हमारा ये चलेगा रेंज फंक्शन। तो देखो 0 से 5 का स्टेप लिया तो 5, 5 से 5 का लिया तो 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से 25। 25 के बाद 30 आता है, बट वी आर नॉट इंक्लूडिंग 30, दैट्स व्हाई इट विल नॉट प्रिंट 30, बिकॉज हमारा जो रेंज फंक्शन है वो 29 तक चलता है, स्टॉप -1 तक चलता है। वैल्यू यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है, अगर -1 देन ये डिक्रीजिंग हो जाता। ये बोला है कि अगर हम स्टेप की वैल्यू -1 देते तो एक एक डिक्रीज करते हुए चलता, इस टाइप से सीक्वेंस जनरेट होती। अगर मान लीजिए ये दे दिया 0 -9 एंड -1, यहाँ पे 0 इज अवर स्टार्ट इंडेक्स, -9 इज अवर स्टॉप इंडेक्स एंड -1 इज अवर नेगेटिव स्टेप। ठीक है, नेगेटिव स्टेप दे दिया, इसका मतलब क्या है कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड देन व्हाट विल बी प्रिंट, -9 का मतलब है हम -9 से एक कम तक प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर -1 से 0 से प्रिंट करना स्टार्ट किया, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0,
देन 0 से ए -1 हमारा स्टेप गया, तो 0 से पीछे क्या प्रिंट करेंगे? -1, -2, -3, -5, -6, -7 और -8। -9 नहीं करेंगे बिकॉज़ स्टॉप से एक पहले ही रुक जाएँगे। नेक्स्ट है जो रेंज फंक्शन है, लूप को जनरेटिंग द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाइल लूप की बात करें तो कोई भी कोड रिपीटेडली हमने यूज करना है एज द कंट्रोल कंडीशन ऑफ लूप इज ट्रू। ये तभी होगा जब वो कंडीशन हमारी ट्रू होगी लूप की, जब एक ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली यूज करना है। कंट्रोल कंडीशन बोलती है व्हाइल लूप एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज एग्जीक्यूटेड। कोई भी स्टेटमेंट से पहले व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होता है। हर आइटरेशन के बाद कंट्रोल स्टेटमेंट अगेन टेस्ट करी जाती है और लूप कंटिन्यू रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप तो बॉडी ऑफ द लूप इज नॉट एग्जीक्यूटेड और कंट्रोल ट्रांसफर्ड हो जाता है इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। और ये बोलता है अगर कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप इन अगर इनिशियली फॉल्स है तो कोई बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्टार्टिंग से ही वो एग्जिट कर जाएगा लूप से। स्टेटमेंट अगर विद इन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप मस्ट एंश्योर दैट इवेंट कंडीशन इवेंचुअली बिकम द फॉल्स। अगर फॉल्स नहीं कराते हैं तो ये लूप है ना इनफाइनाइट लूपिंग में फंस जाता है और लॉजिकल एरर ऑफ द प्रोग्राम बन जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए व्हाइल लूप को जब भी बनाते हैं कि हमें एक इवेंचुअली एट द एंड हमने प्रोग्राम की कंडीशन को फॉल्स करना है, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में प्रिंट करता रहता है और लॉजिकल एरर जनरेट करता रहता है। इस टाइप से हम स्टार्ट करेंगे, एक स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करेंगे एंड देन स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन देंगे। इफ कंडीशन इज ट्रू तो व्हाइल का लूप जो बॉडी का वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट फॉलोइंग द व्हाइल लूप एंड स्टॉप हो जाएगी फॉल्स होते ही। सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप की बात करें तो जैसे पहले हमने यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 1 लिया, यहाँ पे हमने 5 नेचुरल नंबर यूज करने हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं यूजिंग व्हाइल लूप। तो हम यहाँ पे काउंट लेंगे, एक कंडीशन देंगे काउंट लेस देन इक्वल टू 5, देन प्रिंट करते रहो काउंट को और काउंट को एक एक से इंक्रीज करते रहो। ये स्टेटमेंट इसलिए दी है ताकि एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाए एंड देन भी कम आउट ऑफ द लूप, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिस कंडीशन विल एग्जीक्यूट अप टू नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलती है जैसे ब्रेक कंटिन्यू, जैसे इस टाइप से हम इमेजिन कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। अगर मान लीजिए हम अ, क्या कर रहे हैं, कुछ भी काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, अगर हमारे 4 नंबर पे ब्रेक आ गया तो हम क्या करेंगे, अपनी काउंटिंग को यहीं स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं करेंगे। बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस स्टेटमेंट व्हाट वी विल डू, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करते चल रहे हैं। 4 4 पे यहाँ पे कंटिन्यू आ गया, यहाँ पे कंटिन्यू आ गया तो only skip the fourth statement and then our control is transferred to the next and it will start from the next statement, that is 5 6 7 8 like this, ये प्रिंट करता रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है ना, अगर ब्रेक आती है तो हम पूरा का पूरा लूप से ही आउट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हमारा कंटिन्यू आती है तो हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को स्किप करते हैं, देन वे और कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट, ये बताना चाह रहा है। एक ब्रेक स्टेटमेंट ऑल्टर करते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को और करंट लूप को एंड करंट लूप एंड रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। मतलब ये प्रोग्राम दिखाया गया है कि ब्रेक के लिए नंबर पहले 0 था, नंबर हमारा है रेंज 10 में, तो 0 से स्टार्ट होगा, 10 से एक कम 9 तक चलेगा। नंबर को नंबर +1 करते जाएंगे, 0 1 2 3 5। जैसे ही 8 आया ना, वहीं पे ये रुक जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, मतलब 0 से 7 तक ही ये प्रिंट कराएगा। उसके बाद अनकाउंटेड ये प्रिंट कर देगा, अनकाउंटेड ब्रेक आउट ऑफ द लूप। तो द वैल्यू ऑफ नंबर बिकम 8, जैसे ही 8 होती है ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एंड द लूप इज टर्मिनेटेड, और लूप हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। लाइक दिस स्टार्ट लूप कंडीशन, अगर हमारी जो लूप स्टेटमेंट है इफ ट्रू, देन इफ ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है और वो ट्रू होती है तो हम स्टॉप कर जाते हैं।
अगर हमारी लूप कंडीशन इज फॉल्स, देन हम क्या करेंगे, हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे अप टू स्टेप में। अगर हमारी ब्रेक स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो हमारी स्टेटमेंट आगे ऐसे ही बॉडी ऑफ द लूप में एग्जीक्यूट होती रहेंगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलती है, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट अनकाउंटेड होती है तो हम सिर्फ स्किप करते हैं एग्जीक्यूशन, एंड उसके बाद हम रिमेनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप ऑफ द करंट आइटरेशन एंड जंप टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप टू द नेक्स्ट आइटरेशन। मतलब हम क्या करते हैं, जितने बचे हुए हैं ना वहां तक प्रिंट करते हैं, सिर्फ जो जहां पे हमारा कंटिन्यू अनकाउंटेड होता है उस वाले स्टेटमेंट को स्किप करते हैं। We start from the first, then we go to the loop condition. Our condition is true, then loop statement. If condition is false, then statement following the loop. अगर हमारा ट्रू होता है लूप स्टेटमेंट जाएंगे, इफ कंटिन्यू स्टेटमेंट अनकाउंटेड होती है देन ट्रू कर दो, और फिर अगर इज अनकाउंटेड देन फॉल्स एंड मोर लूप स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। फॉल्स आने पे एक स्टेटमेंट को स्किप करके बाकी की लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और जब तक ट्रू होता है उसको वैसे ही फ्लो में हम प्रिंट कराते रहते हैं। ठीक है। नेस्टेड बोलता है कि लूप के अंदर एक दूसरा लूप है, दैट इज नेस्टेड लूप। ए लूप इनसाइड द अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर वेरिएबल इन रेंज 3, 0 से 3 की रेंज में वेरिएबल है तो प्रिंट करेंगे आइटरेशन 1 प्लस स्ट्रिंग वेरिएबल प्लस 1 एंड आउटर लूप। देन हम वेरिएबल 2 ले लेंगे जो दूसरे जो फोर लूप के वेरिएबल 1 के अंडर वाले लूप में वेरिएबल 2 है जिसकी रेंज 2 है, नेस्टेड लूप बन जाएगा ये। फिर उसके ऊपर ये कंडीशन लगाएंगे, देन चेक फ्रॉम द इनर लूप एंड देन गो टू द आउटर लूप। पहले इनर लूप में चेक करते हैं वेरिएबल 2 को एंड देन आउटर लूप। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक दैट इज फंक्शन। फंक्शन बोलता है कि अगर हमने मॉड्यूलरिटी अचीव करनी है और रीयूजेबिलिटी अचीव करनी है तो वी यूज द फंक्शन। फंक्शन नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को इन्वोक करने के लिए बनाए जाते हैं। फंक्शन क्या है हमारे, नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दैट आर यूज्ड टू मेक टास्क। ये बोलता है कि कोई टास्क को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। एक बार एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया तो हम उसको रिपीटेडली मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, ए- उस सेम प्रोग्राम में से भी और अनदर प्रोग्राम में से भी। कॉल फ्रॉम इनसाइड अनदर प्रोग्राम, और सिंपली राइट करके उसका नाम राइट करके उस फंक्शन को हम कॉल करा सकते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर पास कर सकते हैं। प्रोग्रामर डिफाइंड एज मेनी फंक्शन एज डिजायर्ड व्हाइल राइटिंग द कोड। जब प्रोग्राम को जरूरत होती है वो जितना चाहे फंक्शन को क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि रीडेबिलिटी बढ़ती है, पर्टिकुलरली नो लॉन्गर कोड एज बाय यूजिंग द फंक्शंस, और एक प्रोग्राम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसकी कोड लेंथ कम हो जाती है। मल्टीपल मतलब कोड को अलग अलग प्लेस नहीं रिक्वायर्ड होते रिटर्न करने के लिए, डिबगिंग इजी हो जाता है, रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एक फंक्शन कैन होल्ड बाय द अनदर फंक्शन इन द प्रोग्राम, तो रीयूजेबिलिटी और बिल्ड अपॉन द डिफरेंट डिफाइंड फंक्शंस, ये रिपीटेशन को अवॉइड, रिपीटेशन बार बार रिपीटेड राइटिंग को अवॉइड करता है सेम कोड के लिए। फंक्शन में सेम कोड को बार बार नहीं राइट करते, इससे हमारा प्रोग्राम अच्छा भी दिखता है। वर्क कैन बी इजिली डिवाइडिंग अमंग द टीम मेंबर्स एंड कंप्लीट इन। कहने का मतलब होता है फंक्शन के अंदर बहुत सारा काम होता है और उसके लिए हम उस वर्क को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग टीम मेंबर्स में से, कंप्लीटली पैरेलल में सारा का सारा काम कर पाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर और प्रोग्रामर डिफाइन करता है खुद की नीड के लिए, जो अगर उसको कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है, दैट टाइम यूजर डिफाइंड फंक्शन इज यूज्ड। We can define our own function while writing a program and such function are called user defined। ये जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ टास्क अचीव करते हैं जो प्रोग्रामर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। डेफ कीवर्ड का यूज यूज करते हैं, ये डिफाइन करने के लिए होता है फंक्शन को। ये जो सिंटेक्स होता है क्रिएटिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन इज एज फॉलोज। यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, फिर फंक्शन का कोई नाम देंगे, फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर पास करेंगे। दीज आर द
ऑप्शनल पैरामीटर दैट वी पास इनसाइड द फंक्शन इस और उसके बाद कॉलन लगाएंगे एंड दिस ऑल आर अवर फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के बाद हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करने हैं वो लिखेंगे एंड देन विल रिटर्न ए वैल्यू। फंक्शन बॉडी शुड बी इंडेंटेड होनी चाहिए, फंक्शन के अंदर जो बॉडी है वो एक साथ इंडेंटेड होनी चाहिए, देन फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू। ये जो आइटम है जो एनक्लोज्ड है लाइक दिस पैरामीटर, जो स्क्वेयर ब्रैकेट वाले आइटम्स हैं जो पैरामीटर के रूप में दिखाए गए हैं फंक्शन में, उनको ऑप्शनल पैरामीटर बोलते हैं। हाँ सर, एक फंक्शन के पास मे और मे नॉट हैव पैरामीटर, बिना पैरामीटर के भी फंक्शन होता है। ऑल्सो ए फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, ये भी मैंडेटरी नहीं है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ फंक्शन नहीं रिटर्न करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन का नेम यूनिक होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें कि फंक्शन का नेम यूनिक हो। रूल फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर हमें ध्यान रखना है, जब भी हम एक फंक्शन को नेम दे रहे हैं, आउटसाइड द फंक्शन जो इंडेंटेशन है वो कंसीडर एज द पार्ट ऑफ द फंक्शन। स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन, जो फंक्शन के इंडेंटेशन से बाहर जो स्टेटमेंट है वो उनको हम फंक्शन का पार्ट नहीं मानेंगे, इंडेंटेशन में होंगी तो ही फंक्शन का पार्ट होंगी। अगर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय द राइटिंग फंक्शन सेम फॉलोड बाय द, अगर कोई भी राइटिंग फंक्शन नेम फॉलो कर रहा है तो ऐसे ही उसको कॉल करा जाएगा। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं, जो हम पास करते हैं फंक्शन कॉल के दौरान, जो भी हम पास करते हैं, विच रिसीव्ड ए कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर रिसीव करते हैं डिफाइंड इन द डेटा फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर स्क्वेयर सम लिया, सम आई इन रेंज 1 to n plus 1, देन प्रिंट कर दो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देन नम में इंट इनपुट वैल्यूज। नंबर एक आर्ग्यूमेंट है रेफरिंग टू द वैल्यू बाय द यूजर, और फिर इसका स्क्वेयर कर दो एकदम से। तो यहाँ पे ये दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज आवर पैरामीटर। Argument and parameter is like this. Assume that our input 5 during the execution of program refer to the value 5, then it will be used as argument of the function m, num. Some square num, some square n, like transfer जो कंट्रोल होता है वो फंक्शन को दे दिया जाता है। नेम और एन रेफर करें, यहाँ पे रेफ में से नम को कॉल करा ना, सम नम स्क्वेयर्स में से नम को कॉल किया तो ये आएगा। दे आर बाउंड टू द सेम आइडेंटिटी, नेम और जो एन है ना वो सेम वैल्यू को रेफर कर रहे हैं और एक ही आइडेंटिटी से बाउंड होते हैं। स्ट्रिंग ऑफ एज ए पैरामीटर हम ले सकते हैं, हम पास कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ पैरामीटर के। डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू बात करें, पाइथन अलाउज असाइनिंग ए डिफॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर। ए डिफॉल्ट वैल्यू इज ए वैल्यू इज अप्रिशिएटेड एंड assigned to the parameter when function called does not have its corresponding मतलब जब corresponding argument नहीं है फंक्शन कॉल में, तो दैट टाइम हम जो वैल्यू असाइन कर देते हैं उस पैरामीटर को, दैट इज आवर डिफॉल्ट पैरामीटर। एक फंक्शन आर्गुमेंट कैन आल्सो बी ए एक्सप्रेशन सच एज मिक्स फ्रैक्शन नंबर प्लस 5, देन डिनो प्लस डिनोटेशन प्लस 5 लाइक दिस। ऐसे केस होते हैं जहाँ पे जो आर्गुमेंट होता है बिफोर कॉलिंग फंक्शन, सो इट्स ए वैलिड एंड कैन बी असाइन टू द पैरामीटर। जो पैरामीटर्स होते हैं वो सेम सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ आर्गुमेंट होते हैं, और जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं ट्रेलिंग पैरामीटर इन द फंक्शन आर द पैरामीटर हैविंग द डिफॉल्ट वैल्यू, देन ऑल द पैरामीटर्स टू इट्स राइट मस्ट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। अगर एक डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होगी ना, उसके बाद सारी की सारी डिफॉल्ट ही आएंगी, उसके बाद ना तो पोजिशन आ सकती ना कीवर्ड, ये बात ध्यान रखना है। फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू बोलता है कि फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, करे तो बढ़िया, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। रन रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन दैट वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन, जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फंक्शन से वैल्यू लेता है। फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, देन फंक्शंस आर कॉल्ड द वॉइड फंक्शन। अगर कुछ रिटर्न करता तो नॉट वॉइड फंक्शन होते हैं। बोथ ए सिचुएशन में अराइज व्हेन वी वर send a value s and function to its calling function, then it is done only by the statement.
रिटर्न जो स्टेटमेंट होती है वो रिटर्न करते हैं कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन और रिटर्न वैल्यू एस और नो। जो फंक्शन होता है मे नॉट हैव पैरामीटर्स और फंक्शन नहीं होते। The function may or may not have parameters and a function may or may not return any value. कोई वैल्यू रिटर्न ना करे कोई दिक्कत नहीं, पैरामीटर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। पाइथन अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फंक्शन को अलग अलग वेज से देखता है। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, लाइक दिस। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट, दैट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इंटरप्रेटर स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट। द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है एक के बाद एक, और इन ऑर्डर टू अपीयरेंस फ्रॉम द टॉप से इसका जो अपीयरेंस है वो दिखने लग जाता है। जब इंटरप्रेटर अनकाउंटर होता है फंक्शन डेफिनेशन में, तो ये स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं inside the function is not executed until the function is called again। जब इंटरप्रेटर फंक्शन कॉल को अनकाउंटर कर लेता है तो ये क्या करता है, लिटिल डिविजन इन द फ्लो ऑफ कंट्रोल द केस, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल द कंट्रोल जंप टू द कॉल्ड फंक्शन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। मतलब यही बोलना चाह रहा कि बार बार फ्लो ऑफ करते हैं, जो भी स्टेटमेंट होती हैं उनको देख के हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन करते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इफ एल्स की वजह से करते हैं। कंडीशनल के लिए हम फॉर और व्हाइल लूप का यूज करते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल एक फंक्शन के इनसाइड होता है। स्कोप वेरिएबल ग्लोबल जब होता है जब पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर पाए, एंड लोकल होता है जब उसको विद इन द लोकल स्पेस, विद इन द our code we can access that function। वेरिएबल होता है ग्लोबल, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप होता है वो इनसाइड द फंक्शन होता है। ग्लोबल वेरिएबल बोलता है कि जो डिफाइंड है ना वो आउटसाइड द फंक्शन और एनी ब्लॉक को ग्लोबल बोलेंगे, आउटसाइड द फंक्शन जो भी डिफाइन कर रहे हैं। लोकल होता है इनसाइड द फंक्शन और द ब्लॉक, इतना याद रखना। कोई मॉडिफिकेशन ग्लोबल वेरिएबल में करना चाह रहा है तो जो फंक्शंस यूज होंगे और उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज होगा। द वेरिएबल विद same name as global is defined as inside the function, and modified value of a modified value global variability is used outside the function। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी एंड मैनी बिल्ट इन फंक्शंस एज वेल एज रिक्वायर्ड एंड सेविंग द प्रोग्रामर टाइम। ये जो फंक्शंस होते हैं बार बार हमें लिखना नहीं पड़ता, तो प्रोग्रामर का टाइम सेव करते हैं क्योंकि रीयूजेबिलिटी हमें शो करते हैं। जैसे फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी है, बिल्ट इन और मॉड्यूल, इस टाइप से दी ऑल आर द फंक्शन। बिल्ट इन जो यूजर बनाता है, रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, एंड ये फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम्स में यूज करे जाते हैं जो स्पेसिफिक प्रोग्राम का करता है। प्रोग्राम जैसे इंट ए स्टार ए लिया तो स्क्वायर ऑफ ए एंड बी, ए स्टार ए में 3 लिया तो 9 आ जाएगा, 5 लिया तो हम जो यहाँ से पास कराएंगे उसी के पास जाएंगे, देन 5 लिया तो हमारा जाएगा। बिल्ट इन होंगे जैसे सम हो गया, इनपुट फंक्शन हो गया, मिनिमम मैक्सिमम रेंज, दे ऑल आर द बिल्ट इन फंक्शन इन द पाइथन। इनमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, एज इट इज वी जस्ट लोड इट फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड वी रन देम। फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, ये कोई जरूरी नहीं, कुछ फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करते हैं कुछ फंक्शन नहीं करते हैं। जो रिटर्न करते हैं उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। फंक्शन के जो इनपुट एक्सेप्ट वैल्यू एंड रिटर्न है वैल्यू, इनपुट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट रन करता है वैल्यू को। पाइथन कैटेगराइज इन द लिस्ट ऑफ सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शन को कैटेगराइज करा है, वो कौन से हैं? कैर, बुल, कैर, डिक्ट, दिस ऑर्डर। ये वाला डायग्राम इम्पोर्टेंट है।
इससे पूरा रिवाइज हो जाएगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू लाइक इट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।